जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दरअसल वॉइस रिकॉर्ड करने का उचित साधन ना होने के कारण वॉइस थोड़ी ख़राब सी आती है, बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते बीए सब्जेक्ट में। इसके पहले लेक्चर में 12वीं क्लास के लिए मैंने बताया था कि किस प्रकार से गुजरात बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद उन्होंने 70% सिलेबस जो रखा है उसी की आज हम शुरुआत करने जाने वाले हैं। और सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसका नाम है संचालन का स्वरूप और महत्व। एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। 10 मार्क्स यानी कुल 10% ये अकेला चैप्टर आपको पढ़ना है और 10% मार्क्स आपको ले लेने हैं। कौन से प्रश्न में से कितने मार्क्स का सवाल किस सेक्शन में से आएगा उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले सेक्शन ए जो कि हमारा एमसीक्यू सेक्शन होता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। और पहला ही प्रश्न एग्ज़ाम पेपर का पहला ही प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा वह होगा सेक्शन ए में पहले चैप्टर में से। जो सेक्शन बी की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 11 में एक सवाल पूछा जाता है जो कि आपको 1 मार्क्स देके जाता है। सेक्शन सी की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में 2 मार्क्स का एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसको अटैम्प्ट करने पे 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। सेक्शन डी की बात करें तो 2 सवाल पूछे जाते हैं 3-3 अंक के, यानी कुल 6 अंक इस सेक्शन में आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न क्रमांक 36 और 37 यह 2 प्रश्न क्रमांक में आपको चैप्टर नंबर 1 का सवाल देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन ई में कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलता, अर्थात 5 मार्क्स का कोई भी सवाल इसमें देखने को नहीं मिलता। सेक्शन ए बी सी और डी ऐसे कुल मिला के 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपको बन जाता है। तो चलिए इस चैप्टर की सुंदर शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है संचालन का स्वरूप और महत्व। सर्वप्रथम ये बात समझ लीजिए कि संचालन अर्थात क्या होता है। संचालन अर्थात किसी को काम देना या किसी के काम पे निगरानी रखना मात्र नहीं होता, परंतु उस कार्य के लिए आयोजन करना, फिर उस पर नियंत्रण रखना, वो कार्य सही से हो रहा है कि नहीं उसकी देखरेख करना, उसके प्रति प्लानिंग करके उसको एक सही रूप में कार्य को ले जाना और चारों दिशा से उस कार्य को अपनी निगरानी में रख के उसको सफल बनाना। अर्थात के कार्य करने में जो संपूर्ण दिमाग लगता है, किस प्रकार से कार्य होगा, कितने समय तक कार्य चलेगा, कितने कर्मचारी इस कार्य के लिए चाहिए, कर्मचारियों को तनख्वाह इस प्रकार देनी है, इतने दिनों में यह कार्य पूर्ण करना है, यह सब सोच के जब वो प्रवृत्ति हम करते हो, क्रिया करने की क्षमता जब आप में आ जाती है तब आप संचालन कर सकते हो। तो इस चैप्टर में वही संचालन का स्वरूप और महत्व हम दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संचालन के अर्थ से हम शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है संचालन के अर्थ से। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह में जीवन निर्वाह करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य सहकार प्राप्त करता है। संचालन का विचार समझने के लिए उसका अर्थ समझना आवश्यक है। विविध लेखकों ने अलग अलग दृष्टि बिंदु से संचालन का अर्थ समझाने का प्रयत्न किया है। सही सी बात है, हम एक सामाजिक प्राणी है और समूह में जीवन निर्वाह करते हैं और अन्य पे निर्भर रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए संचालन की कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक निष्णात ने कहा है कि संचालन अर्थात व्यक्तियों से काम लेने की कला। तो अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि सर, काम तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती से भी ले सकते हैं, परंतु नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, अपने दिमाग का उपयोग करके, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट का उपयोग करके जब आप संचालन करने के लिए अन्य व्यक्तियों को काम पे रख के उनसे काम करवाते, उनका मार्गदर्शन करते, उनको डायरेक्ट करते। आपने देखा होगा जब कोई मूवी बनती है तो डायरेक्टर होता है, वो हीरोज़ और एक्टर्स को बताता है कि आप इस प्रकार से एक्ट करिए, उस तरह से वो उनसे काम लेता है और काम लेके वो उस काम को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला वो संचालन कहा जाता है। 1 मार्क्स में अधिक
अधिकतम बार देखा गया है कि एमसीक्यू में या वन लाइनर में ये सवाल देखा गया और देखा ही गया है। या तो आपको पूछ लेंगे कि संचालन का अर्थ बताइए, तो आप सिंपल सा अर्थ दे सकते हैं व्यक्तियों से काम लेने की कला। या फिर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि व्यक्तियों से काम लेने की कला अर्थात क्या, और ऑप्शन दिया जाता है संचालन, तो आपको संचालन टिक करके आना है और 1 मार्क्स हासिल कर लेना है। एक व्यक्ति होता है, वो अपने अंडर कुछ व्यक्तियों को काम पे रखता है और उन व्यक्तियों का संचालन करके, उनसे उनका मार्गदर्शन करके, उनको डायरेक्ट करके, उनको प्लानिंग दे के, उन पर नियंत्रण रख के उनसे काम करवाता है। इस प्रकार से वह संचालन की प्रक्रिया कर रहा होता है। आगे बात करें तो लिंग्विस्टन कहते हैं कि कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधा का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। तो लिंग्विस्टन के मुताबिक कम से कम समय में और व्यय में हमारे पास जितना भी समय है उसका सदुपयोग करके, और कम से कम समय में और कम से कम ताकत और व्यय यानी बर्बादी, नुकसान और व्यय, कम से कम व्यय में उपलब्ध जो भी आपके पास उपलब्ध साधन है, मतलब उस समय जो भी आपके पास साधन और सुविधा उपलब्ध है उसका श्रेष्ठ उपयोग करके, यानी उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार कर सकते इसके बारे में सोचकर और अच्छे से अच्छा उपयोग करके हमारी इकाई, हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो लक्ष्य ठाना है, जो गोल सेटल किया है, उस गोल तक पहुंच लिया हमने। यानी कम से कम समय भी और कम से कम व्यय में, और हमारे पास जो भी साधन थे उनका श्रेष्ठ उपयोग करके हमने अपने संचालन के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसे पूरी संचालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो लिंग्विस्टन कहते हैं कि कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधा का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य को संचालन कहते हैं। तो किस प्रकार लिंग्विस्टन कहते हैं, एक चित्र द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि ये जो महाशय है वो हमारे लिंग्विस्टन है, और वो कहते हैं कि कम से कम समय में उपलब्ध साधन सुविधा का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना या पोजीशन पे नंबर 1 आना, यही हमारा लक्ष्य होता है। प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। एक सुंदर सा चित्र मैंने बनाने का प्रयत्न किया था, और आप फिक्र ना करें, एज इट इज़ आपको PDF पूरी की पूरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। तो एक और महाशय हमारे सामने खड़े हो गए, डॉक्टर जॉर्ज R. टेरी इनका पूरा नाम है, और इन्होंने बताया कि संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव यंत्रों, साधनों, पद्धतियों, वित्त, बाजार का आयोजन करके उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह मानव प्रयत्नों को नेतृत्व, संचालन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे इकाई वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। तो जॉर्ज आर टेरी का कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, वित्त और बाजार संपूर्ण का जब आप आयोजन करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं और फिर उन पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, एक प्लानिंग करके उस प्लानिंग को एक उचित मार्ग पे ले जाके, एक वे में ले जाके नियंत्रण करके के प्लानिंग सीधी चल रही है, और ये मानव के प्रयत्न, उनका नेतृत्व, संकलन अर्थात एक दूसरे की सहायता और उचित डायरेक्शन यानी मार्गदर्शन प्रदान करके इकाई ने जो भी लक्ष्य सोचा होता है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के 6M के बारे में पूछा जाता है, तो वो 6M इस प्रकार है: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और मार्केट। ये 6M के तहत जॉर्ज आर टेरी का सिद्धांत चलता है संचालन का। और चलिए इन 6M को एक सुंदर चित्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी ने जो 6M बताए थे उसमें सबसे पहला है मैन, फिर मेथड, मनी, मार्केट, मटेरियल और मशीन। यानी कि आपके पास सर्वप्रथम तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपके संचालन की शुरुआत करेगा। फिर आप उस व्यक्ति को ऐसी मशीनरीज खरीद के देते हैं जिसके द्वारा वो प्रोडक्शन शुरू करे, उत्पादन शुरू करे, वस्तु का निर्माण करना शुरू करे। फिर
जब आपके पास मानव और मशीन आ गया, फिर आप मटेरियल्स यानी कि कच्चा माल खरीदते हो और कच्चे माल को किस प्रकार, किस मेथड, किस पद्धति से इस प्रकार बनाए कि जिससे वह मनी गेन कर सके, यानी पैसे में हम उसे बेच सके। और बेचने के लिए हमें ज़रूरत होती है मार्केट की, मार्केटिंग की, विज्ञापन की। मार्केट में जाके मार्केट में विज्ञापन करके हम उसे बेचते हैं और एक सुंदर प्लानिंग, संकलन और मार्गदर्शन से हम संचालन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ये थे जॉर्ज आर टेरी के 6 स्टेप। तो चलिए आगे बात करते हैं संचालन के स्वरूप की। हम बात करते हैं तो संचालन के कुल 7 स्वरूप है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये मान लीजिए, क्योंकि 3 मार्क्स में हर बार आपको ये सवाल देखने को मिलेगा और मिलेगा ही। तो यह सवाल आपको अब पूरी तरह से पढ़ना है। ध्यान से सुनिए किस प्रकार से 7 संचालन के स्वरूप होते हैं। सर्वप्रथम सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, सभी जगह पे देखने को मिलती है। दूसरा उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है संचालन करने में, जैसे कि लाभ कमाना या फिर पोजीशन नंबर 1 पे आना। सामूहिक प्रवृत्ति होती है, यानी सभी के सभी एक समूह में कार्य करके इस प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। सतत प्रवृत्ति होती है, यानी कि यह एक बार शुरू हो जाए तो फिर हम इसे रोक नहीं सकते। मानवीय प्रवृत्ति होती है, मानव के साथ जुड़ी हुई यह प्रवृत्ति होती है। निर्णय प्रक्रिया होती है, संचालन करते समय आपको बार बार निर्णय लगातार लेने ही पड़ते हैं, आप निर्णय लेने से बच नहीं सकते। संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय, यानी संचालन एक विज्ञान के रूप में कार्य करता है, संचालन करना एक कला है और एक व्यवसाय भी है। चलिए इन 7 पॉइंटों को विस्तृत रूप से समझते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो संचालन का स्वरूप। संचालन का स्वरूप समझने के लिए निम्नलिखित लक्षणों का अध्ययन करना आवश्यक है। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि संचालन के लक्षण बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लक्षण तो पढ़ाया ही नहीं तो बताए कहाँ से। दरअसल लक्षण और स्वरूप एक ही चीज़ होती है, तो आपको जब लक्षण पूछा जाए तो आप ये स्वरूप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, जहाँ जहाँ मानव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है वहाँ वहाँ संचालन की आवश्यकता होती है। संचालन यह मात्र औद्योगिक क्षेत्र में ही होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण आदि क्षेत्रों में संचालन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संचालन प्रत्येक क्षेत्र की सभी इकाइयों में और इकाई के सभी विभागों में दिखाई देता है। संचालन मात्र उद्योग यानी कि बिजनेस या कंपनी या इकाई में ही कार्य नहीं करता, परंतु यह सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण सभी जगह आपको संचालन देखने को मिलता है। इसी कारण संचालन क्या है? संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, यानी सब जगह संचालन देखने को मिलता है। संचालन हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र की हर इकाई में, हर इकाई के हर विभाग में देखने को मिलता है आपको, यानी संचालन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। तो चलिए अगला मुद्दा देखते हैं। अगला जो मुद्दा है वो संचालन उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। संचालन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रत्येक इकाई की स्थापना निसंदेह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इन उद्देश्यों को कार्य कुशल रूप और मितव्ययता पूर्व करने के लिए संचालन आवश्यक होता है। संचालन एक साधन है, ऐसा साधन है जिसका उपयोग करके हम लाभ प्राप्ति करते हैं। वो कोई साध्य नहीं है, कहीं जाके आपको सीखना नहीं है या उसे प्राप्त नहीं करना। संचालन एक साधन है, पहले से आता है, जिसका आपको उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। इन उद्देश्यों का कार्य कुशल रूप और मितव्यय पूर्व के लिए संचालन किया जाता है। किसी भी इकाई का उद्देश्य क्या होता है कि उसको एक लाभ प्राप्त करना होता है, पोजीशन बनानी होती है, मार्केट में आपकी अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट को अधिक से अधिक सेल करना पड़ता है। तो संचालन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और वो उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। सामूहिक प्रवृत्ति है संचालन। तो किस प्रकार से सामूहिक प्रवृत्ति है? संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह की प्रवृत्ति है, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, वहाँ संचालन आवश्यक है। संचालन कोई एकमात्र व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता, वो कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य में शामिल हो जाते हैं तब वो एक सामूहिक प्रवृत्ति बन जाती है, यानी एक झुंड में की गई प्रवृत्ति बन जाती है, यानी एक समूह
समूह में की गई प्रवृत्ति बन जाती है। इसी कारण संचालन को एक सामूहिक प्रवृत्ति कहा गया है। संचालन एक सतत प्रवृत्ति है। संचालन सतत प्रवृत्ति है, एक बार प्रारंभ करने के पश्चात इसको रोका नहीं जा सकता। संचालन उद्देश्य लक्ष्य होता है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति होने पर यह प्रक्रिया बंद नहीं होती है। नए लक्ष्य और नए लक्ष्यांश संचालन द्वारा ही स्थापित होते हैं। वैसे संचालन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति और पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत गतिमान रहता है। एक बार अगर आपने संचालन शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते। आपने प्रथम बार जब संचालन किया तो आपका उद्देश्य था लाभ प्राप्त करना, परंतु क्या एक बार लाभ प्राप्त कर लिया फिर आप रुक जाओगे? फिर अगली बार लाभ प्राप्त करने के लिए आप सोचोगे नहीं क्या? अगली बार लाभ प्राप्त करने के लिए आप संचालन करना नहीं छोड़ दोगे? तो संचालन एक सतत प्रवृत्ति है। एक बार यदि आपने लाभ प्राप्त कर लिया तो दूसरी बार लाभ प्राप्त करने के लिए आपको संचालन करना पड़ेगा। दूसरी बार प्राप्त कर लिया तो तीसरी बार प्राप्त करने के लिए संचालन करना पड़ेगा। संचालन कभी भी रुक नहीं सकता, ना ही ये कभी रुकता है। तो अगला जो मुद्दा है वो है मानवीय प्रवृत्ति। संचालन एक मानवीय प्रवृत्ति है। संचालन मानव के साथ जुड़ा हुआ है। संचालन सर्वव्यापी होते हुए भी यह मानव जाति से संबंधित प्रवृत्ति तक ही सीमित है। यानी यह सर्वव्यापी तो है, पर मानव, जहाँ तक मानव सीमित है वहाँ तक ही संचालन सीमित है। मानव जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ संचालन का कोई महत्व नहीं है। संचालन में मानव तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव के बिना संचालन के अन्य साधन निरर्थक सिद्ध होते हैं। संचालन मानव के लिए होता है, मानव द्वारा होता है। संचालन में मानव केंद्र स्थान पर होता है, इसलिए यह मानव के लिए मानव द्वारा होने वाली मानवीय प्रवृत्ति है। संचालन कैसी प्रवृत्ति है? मानव के लिए मानव द्वारा मानवीय प्रवृत्ति है। MCQ बनता है यहाँ से कि मानव के लिए मानव द्वारा मानवीय प्रवृत्ति कौन सी है? तो आप कहेंगे कि संचालन है। जी हाँ, इस प्रकार संचालन मानवीय प्रवृत्ति है। अगला मुद्दा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, निर्णय प्रक्रिया। जब आप संचालन शुरू कर देते हो तो आपको बार बार निर्णय लेना पड़ता है। सही गलत निर्णय लिए बिना संचालन आगे नहीं बढ़ सकता। निर्णय प्रक्रिया संचालन का कार्य है, सही सी बात है। संचालन कर रहे संचालकों को सतत निर्णय लेना पड़ता है, सतत लेना ही पड़ता है। निर्णय लिए बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यदि आप निर्णय ही नहीं लोगे तो आपका काम रुक जाएगा। निर्णय लेने के पश्चात संचालकों द्वारा उसका पालन हो, इसके संबंधित कार्यवाही करनी पड़ती है। ऐसे निर्णय प्रक्रिया संचालन का एक कार्य है। तो इस प्रकार संचालन का एक कार्य क्या है? निर्णय प्रक्रिया। यानी आपने संचालन शुरू कर दिया तो आपको निर्णय लेना अनिवार्य है। अगला जो मुद्दा है विज्ञान, कला और व्यवसाय। संचालन, विज्ञान, कला और व्यवसाय। विज्ञान की तरह संचालन में निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं। जाहिर सी बात है, संचालन करना है तो एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति संचालन कर ले। जिससे कितने लेखक संचालन को विज्ञान के रूप में पहचानते हैं? जी जरूर। संचालन में अगर नियम है तो संचालन विज्ञान की तरह कार्य करता है, और विज्ञान की तरह कार्य करता है तो कई लोग इसे विज्ञान भी कहते हैं। संचालन में मानव तत्व महत्वपूर्ण होने से इसे काम लेने के लिए व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होगी, जिस काम के लिए कला के रूप में भी जाना जाता है। अब कला क्या होती है? कला यह होता है कि एक व्यक्ति का हुनर, टैलेंट, योग्यता, बुद्धि, चतुराई, उसमें कितनी सूझबूझ है, यह सबको हम एक कला में गिनते हैं। तो कला इस प्रकार से संचालन है कि संचालन में भी आपको योग्यता, बुद्धि, चतुराई ये सब तो चाहिए और कला में भी चाहिए, इसलिए संचालन को एक कला कहा गया। आधुनिक व्यावसायिक इकाई का संचालन शिक्षण प्राप्त निष्णात संचालक वर्ग को सौंपा जाता है। आधुनिक समय में वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह संचालक में भी व्यापी स्वरूप धारण कर लिया जाता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि संचालन एक व्यवसाय। तो संचालन एक व्यवसाय किस प्रकार है? आपने MBA का नाम सुना होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप MBA कर लेते हो तब आप एक निष्णात बन जाते हो मैनेजमेंट के, यानी आप व्यवसाय, उस मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। जिस प्रकार वकील व्यवसाय करके अपने क्लाइंट से फीस लेता है, डॉक्टर व्यवसाय करके आप अपने पेशेंट से फीस लेता है, चार्टर्ड अकाउंट अपने क्लाइंट से फीस लेता है, उस प्रकार आप आपकी सेवा देके, संचालन करके, व्यवसाय करके फीस लेते हो तो संचालन एक व्यवसाय भी बन जाता है। तो यह थे संचालन के स्वरूप। एक बार फिर से तेजी से इन स्वरूप को दोहरा लेते हैं। संचालन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, एक उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, एक सामूहिक प्रवृत्ति है, एक सतत प्रवृत्ति है, एक मानवीय प्रवृत्ति है, एक निर्णय प्रक्रिया है, और विज्ञान, कला, व्यवसाय यह भी संचालन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संचालनों के महत्व की बात करें तो संचालन हम क्यों करते हैं और क्या क्या इनके महत्व महत्व होता है। तो सबसे पहले संचालन प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। जी जाहिर सी बात है, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। प्रत्येक क्षेत्र में हमें संचालन की ज़रूरत होती है। साधन का महत्तम उपयोग, साधन का अधिक से अधिक उपयोग हम संचालन के माध्यम से करते हैं। अगर साधन हमारे पास पड़ा है और आप उनका आधा अधूरा उपयोग करते हो तो संचालन सफल नहीं माना जाता। लक्ष्य प्राप्ति, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो सबसे पहले संचालन करना ही पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लें तो आपका लक्ष्य क्या है फिलहाल, आपका लक्ष्य 12th में अधिक से अधिक मार्क्स को हासिल करना। तो इस अधिक से अधिक मार्क्स को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपना मार्गदर्शन करना पड़ेगा और उस लक्ष्य तक जाना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते क्या है, इसे ही तो कहते हैं संचालन। व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी, यदि व्यवसाय को सफल बनाना है तो भैया संचालन तो करना पड़ेगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जब आप संचालन करते हैं तो नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। आपकी इकाई अधिक लाभ कमाती है, अधिक लाभ कमाती है, अधिक व्यवसाय करती है। अधिक व्यवसाय करने के कारण अधिक कारीगरों, अधिक मजदूरों की आवश्यकता इकाई में होती है। इस कारण से रोजगार के अवसरों में भी यह वृद्धि करती है और देश को आर्थिक सहायता भी इसी प्रकार यह देती है। लाभ में वृद्धि, जब संचालन अच्छा हो रहा है, आयोजन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, बिक्री अच्छी हो रही है तो लाभ में वृद्धि होना अनिवार्य है। सामाजिक लाभ, संचालन, यदि आप इकाई का संचालन करते तो इकाई मात्र अपने अपने लाभ के विषय में नहीं सोचती, परंतु सामाजिक लाभ भी सामाजिक लाभ और समाज का हित भी इसके साथ जुड़ा होता है। राष्ट्रीय उद्देश्य, किस प्रकार से संचालन अपने देश संचालन करने से अपने देश को भी सहायता मिलती है, देश की भी मदद तो होती है और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। तो चलिए इन सभी विस्तारों को, सभी पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी प्रवृत्तियों में भी आवश्यक है। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। संचालन मात्र ऐसा नहीं कि आपने कंपनी खोल ली तो वही संचालन, या दुकान खोल ली तो वही संचालन, या फिर कहीं व्यवसाय कर रहे हो तो वही संचालन नहीं, परंतु समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे धार्मिक क्षेत्र हो गया, पूजा पाठ करनी है, कोई प्रसंग का निर्माण करना है, शैक्षणिक क्षेत्र हो गया, खेल कूद हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, प्रत्येक क्षेत्र में संचालन देखने को मिलता है। जैसे कि आयोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, व्यवस्था तंत्र करना पड़ता है, मजदूरों को लाना पड़ता है, इत्यादि व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनको काम सौंपना पड़ता है, फिर उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको यह कार्य पूरा करना है, फिर नियंत्रण करना पड़ता है कि भैया सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो सही से कर रहे, इसके लिए उनको नियंत्रण करना पड़ता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में संचालन आवश्यक होता है। दूसरा मुद्दा है साधनों का महत्तम उपयोग। संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन जैसे भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र आदि का उचित उपयोग संभव होता है और दुरुपयोग रोका जाता है। यानी कि जब आप संचालन करते हो तो इकाई में ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी पुरानी होती है, कुछ नई आती है या फिर ऐसे ही पड़ी होती है, तो उन चीज़ों का, आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन का मैक्सिमम उपयोग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। इस ज़मीन पे यह प्लांट लगाना है, इस ज़मीन पे इस हिस्से में यह कार्य होगा, इस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो। या फिर आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो आप उस पूंजी को अधिक से अधिक सही जगह लगा के और पूंजी कमा रहे हो। कच्चा माल किस प्रकार से कम व्यय करके उस कच्चे माल का अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो। कर्मचारी और यंत्र, यानी आपके पास अधिक कर्मचारी, कुछ आराम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ये तो आप नियंत्रण करते हो कि भैया आप सभी को काम करना है या फिर घर पे रहिए। आपके पास जितने यंत्र है उस पर उचित कर्मचारी लगा के आप सभी यंत्रों का उपयोग करते हो। तो इस प्रकार आप दुरुपयोग रोकते हो और उपयोगिता बढ़ाते हो। तो सभी साधनों का महत्तम उपयोग आप कर लेते हो, किसके द्वारा? संचालन के द्वारा। अब लक्ष्य प्राप्ति की बात करें तो व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है जिससे इकाई के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। भैया अगर कोई
गोल सेट किया है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, किसी पड़ाव पे पहुंचना है, तो आपको संचालन करना पड़ेगा। संचालन करना अनिवार्य है अगर आपके लक्ष्य को आपको अच्छी तरह से प्राप्त करना है। तो संचालन एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। अगले मुद्दे की हम चर्चा करें तो व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। व्यवसायिक इकाई की सफलता में अन्य तत्वों की तुलना में संचालन का योगदान विशेष है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर निर्भर होता है। लघु आकार की औद्योगिक इकाई यदि विशाल औद्योगिक इकाई का स्वरूप धारण कर सकती है तो इसका संपूर्ण श्रेय किसे जाता है दोस्तों? संचालन के हिस्से में जाता है। कार्य कुशल संचालन के कारण ही हानि करती हुई कंपनी लाभ कमाने लगती है। अगर आपके पास कोई इकाई है, छोटी सी इकाई है यानी छोटा सा व्यवसाय है, उससे बड़ी कंपनी में तब्दील कब किया जाता है? जब आपका संचालन, प्लानिंग, मार्गदर्शन, नियंत्रण, कर्मचारी व्यवस्था बिल्कुल सटीक हो, सही हो, आप अच्छी तरह से संचालन कर रहे हो तो आपकी कंपनी नुकसान चाहे क्यों ना कर रही हो, परंतु आप उसको अधिक से अधिक लाभ कमाती हुई कर देंगे। इस प्रकार व्यवसाय की सफलता, व्यवसाय को यदि सफल बनाना है तो संचालन का उपयोग तो चाहिए ही चाहिए, करना ही पड़ता है। रोजगारों में अवसर में वृद्धि। किस प्रकार से संचालन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है? यदि संचालन दक्ष हो तो कंपनी स्वरूप का विकास होता है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत ही कंपनियां बंद हो जाती है, जिससे बेरोजगार के प्रमाण में वृद्धि होती है। एक उदाहरण के रूप में बात करें तो पेट्रोल पंप्स, इंडियन ऑयल्स जब इंडिया में आया था तो कुछ पेट्रोल पंप्स के साथ शुरुआत की थी, परंतु उचित संचालन के कारण आज कई शहरों, लगभग हर शहर में, हर सिटी में, हर विस्तार में उनका एक एक पेट्रोल पंप तो होता ही है। और जब पेट्रोल पंप बढ़ने लगे तो कई सारे लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिलने लगी तो क्या हुआ? रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। और यदि बात करें टाटा डोकोमो, नाम तो सुना ही होगा, टाटा डोकोमो एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत बड़े कंपनी से जुड़ी हुई थी टाटा के साथ, परंतु सही संचालन न होने के कारण दोस्तों कंपनी बेचनी पड़ी और अंत में कंपनी बंद हो गई। अब रोजगार के अवसरों में इस प्रकार से संचालन उपयोगी होता है। जिस प्रकार आपका इकाई बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। लाभ में वृद्धि, जाहिर सी बात है, संचालन क्यों कर रहे हैं? लाभ चाहिए भैया, अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए। व्यावसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ में के उद्देश्यों में कार्य करती है। कार्यदक्ष और कुशल संचालन अपनी विशिष्ट सूझ और योग्यता द्वारा उपलब्ध साधनों का मितव्ययितापूर्वक महत्तम उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते। इसलिए उचित ही कहा गया है, लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, लाभ क्या है? व्यवसाय और कार्यक्षमता का सफलता का मापदंड है। MCQ पूछा जाएगा, व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड क्या है? तो लाभ है। चलिए, तो लाभ में वृद्धि हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो संचालन करिए भैया, उचित संचालन, निर्णय प्रक्रिया और आपकी कंपनी लाभ क्या, बहुत सारा मुनाफा कमा सकती है। तो यह था लाभ में वृद्धि संचालन किस प्रकार से करता है। अब सामाजिक लाभ, समाज को किस प्रकार से संचालन से लाभ होगा? प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती, चाहे सी बात है समाज में रह रहे हैं तो समाज के लोगों के लिए कार्य करेंगे, समाज के साधनों का उपयोग करती है, समाज में निवास कर रहे लोगों से लाभांश अपनी प्रवृत्ति करती है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। व्यावसायिक इकाई विविध वस्तुओं और सेवाओं का अल्प लागत से उत्पादन करती है, समाज को उचित मूल्य पर वस्तु की पूर्ति करती है, परिणाम स्वरूप समग्र समाज का कल्याण होता है। भैया, जब आप संचालन कर रहे हो ना तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, नई नई चीज़ों का आप प्रोडक्शन करते हो। परंतु जब पहले लोगों के पास ये साधन नहीं पहुंच पा रहे थे, परंतु आपके संचालन से वह आपकी कंपनी में प्रोडक्शन उसका हो रहा है और लोगों तक आप वो पहुंचा रहे हो, तो समाज को क्या हो रहा है? समाज को उचित कीमत पे वो वस्तु प्रदान आप कर रहे हो और समाज को लाभ हो रहा है। इस प्रकार से व्यवसाय संचालन से एक सामाजिक लाभ भी होता है। अब राष्ट्रीय उद्देश्य की बात करें तो अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न ली गई उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है। जब आपके पास
सफल संचालन होता है तो आप अर्थतंत्र में आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जब आपकी इकाई अधिक व्यवसाय करती है तो आप अधिक से अधिक टैक्स चुकाते हो, जिससे अर्थतंत्र में सहायता मिलती है। जब आपका संचालन बढ़िया हो तब आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का उत्पादन करके समाज के लोगों तक पहुंचाते हो तो सामाजिक उद्देश्य भी पूरा होता है। और जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छा टैक्स भर रहे हो, अच्छी चीज़ें दे रहे हो तो अपने देश का आप विकास कर रहे हो, यानी राष्ट्रीय विकास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह थे राष्ट्रीय उद्देश्य। संचालन के कुछ महत्व आपने देखे, एक बार फिर से तेज़ी से इन्हें मैं दोहराता हूँ। प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, जाहिर सी बात है। साधनों का महत्तम उपयोग इससे कर सकते हैं हम, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, व्यवसाय की सफलता के लिए यह उपयोगी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, सामाजिक लाभ इससे जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय उद्देश्य भी इससे जुड़ा हुआ है। आगे चर्चा करें तो अब जो एक और मुद्दा जो 3 मार्क्स में अक्सर देखा गया है, पूछा जाता है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसे, पढ़ना तो ज़रूरी है। देखिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, जो चीज़ें आपको आती है उस समय वो आपको इम्पोर्टेंट बन जाती है और पूछे गए प्रश्न यदि आपको नहीं आते तो वह आप उसे भूल जाते हैं और वो आपके लिए कठिन बन जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि किताब के पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने के बीच में जितना भी है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। पूरी लगन से पढ़िए और पूरी ईमानदारी से पढ़िए। संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय। अब यहाँ हम जानेंगे कि संचालन किस प्रकार से एक विज्ञान है और किस प्रकार से कला है और किस प्रकार से एक व्यवसाय करके इसमें से पैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सा चित्र मैंने बनाया है आपके लिए। संचालन एक विज्ञान है, कला है और व्यवसाय है। काफ़ी अच्छा चित्र है और एज इट इज़ PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संचालन एक विज्ञान है। संचालन किस प्रकार से विज्ञान है? तो विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। तो आप जब भी विज्ञान पढ़ते हो तो भैया एक विशिष्ट प्रकार और एक व्यवस्थित ज्ञान होता है कि इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल, इस प्रकार से ग्रेविटी आपका काम कर रही है, इस प्रकार से ऑक्सीजन काम कर रहा है, इस प्रकार से वायुतंत्र काम कर रहा है, इस प्रकार से, मतलब विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान होता है, व्यवस्थित ज्ञान होता है। यह विज्ञान है जिसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। कोई भी सिद्धांत जैसे न्यूटन्स के लॉ, ये सिद्धांत सारे विज्ञान में ही आपको पढ़ने को मिलते हैं और विज्ञान के द्वारा इन्हें साबित किया जा सकता है। तथा कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जाता है, यानी वस्तु किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के लिए कार्य करती है, इसका सिद्धांत हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, तो हम विज्ञान के द्वारा ही ये बता सकते हैं, तो स्थापित कर सकते हैं। संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से विज्ञान में नियम होते हैं कि इस नियम के अनुसार आपको चलना है और इस प्रकार यह कार्य करेगा। तो संचालन में भी विज्ञान की तरह बहुत सारे नियम होते हैं कि इस प्रकार से आपको कार्य करना है, इस प्रकार से प्लानिंग, इस प्रकार से नियंत्रण, तो ही संचालन आपका सही बैठेगा। तो इस प्रकार से संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यवस्थित ज्ञान। संचालन करना है भैया तो व्यवस्थित ज्ञान तो चाहिए, और विज्ञान है तो भी व्यवस्थित ज्ञान चाहिए। सर्वव्यापक, सभी जगह पे कार्य करता है। संचालन कर रहा हो तो सभी जगह की जानकारी आपको होना चाहिए, और विज्ञान भी तो सभी जगह आपको देखने को मिलता है। कारण और प्रभाव का संबंध, भैया विज्ञान जब हम करते हो तो किस कारण हुआ और इसका क्या प्रभाव हुआ, यानी पानी बना तो किस कारण बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया तब पानी बना, और इसका प्रभाव क्या हुआ, ये द्रव्य गैस जो होता है वो द्रव्य बन गया। यानी कारण और प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, विज्ञान में। इसी प्रकार संचालन, हमने इस कारण से यह कार्य किया तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, यह भी आपको संचालन में भी देखने को मिलता है। वास्तविकता, विज्ञान एक वास्तविक चीज़ है, यह अंधविश्वास जैसे प्रभावों को दूर करता है। इसी प्रकार संचालन भी एक वास्तविक चीज़ है, इसमें आप प्रेडिक्शन या अनुमान या दिलासा देने का कार्य नहीं कर सकते, यह वास्तविक रूप से होता है। भैया आपको संचालन वास्तविक रूप से करना पड़ता है। विश्लेषण और प्रयोगों का आधार, संचालन जब आप करते हो तब भी आपको विज्ञान की तरह कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं कि भैया इतने पैसे लगा देता हूँ तो इतने पैसे बन जाएंगे, इस प्रकार से प्रोडक्शन कर देता हूँ तो इस प्रकार
का लाभ होगा तो आप बार बार प्रयोग करते हो, और विज्ञान में भी आप क्या करते हो, प्रयोग करते हो, उससे विश्लेषण करते हो, उससे सीखते हो और फिर उचित संचालन कर पाते हो। नियमों की जांच, विज्ञान किससे बना है, जाहिर सी बात है नियमों से बना है। नियम के बिना तो विज्ञान कार्य नहीं कर सकता। अपन घर से तो नियम नहीं लगा सकते कि भैया न्यूटन बाबा आपने सेब नीचे गिराया था, हम तो ऊपर ही गिराएंगे और ऊपर ही जाएगा। अपने घर के नियम नहीं चलते, वो अपने घर पे ही चलते हैं। मम्मी बेलन मारेगी तो इस तरफ से आएगा और विज्ञान ही लगा होता है उसमें। और तो संचालन में भी नियम काफ़ी होते हैं। संचालन आप नियमों के बिना नहीं कर सकते। ऊट पटाख चीज़ों से संचालन नहीं होता, बेड़ा गर्क काम खराब ही करोगे आप। तो संचालन में एक नियमों की ज़रूरत होती है। संचालन के विज्ञान की तरह अपने विशिष्ट सिद्धांत होते, जैसी बात है संचालन में भी सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा मानव यंत्र, पूंजी, पद्धतियों आदि का उचित उपयोग किया जाता है। ऐसे संचालन एक विज्ञान है। भैया संचालन एक विज्ञान कैसे बनता है कि ऊपर आपने देखा कि विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, नियम व्यवस्थित सर्वव्यापी है, कारण और प्रभाव सब कुछ देख के और मानव यंत्र, पूंजी और पद्धति का विशिष्ट उपयोग करके संचालन एक विज्ञान बन जाता है। तो यह होता संचालन एक विज्ञान। अब हमारे डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी यहाँ वापस आ गए और वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि साइंस टीच वन टू नो, विज्ञान व्यक्ति को जानकारी प्रदान करता है। विज्ञान क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। भैया कि पानी इस प्रकार बना, किसने बताया, विज्ञान ने बताया। आप पृथ्वी के साथ चिपके हुए हो तो चिपके हुए क्यों हो, किसने बताया, विज्ञान ने बताया। आपका सिर दुख रहा है, किसने बताया, कैसे ठीक होगा, विज्ञान ने बताया। विज्ञान ने ही तो बताया सब कुछ। तो विज्ञान व्यक्ति को क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। यह था विज्ञान। अब देखेंगे कि संचालन एक कला किस प्रकार है। कला भी तो है, विज्ञान नहीं, सिर्फ कला भी तो है। वो कला अर्थात कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता और कौशल, क्या, टैलेंट। भैया टैलेंट होता है, ETUS, इसकी टोपी उसके सर, यह भी तो एक टैलेंट है। संचालन क्या है, कला है। कला अर्थात टैलेंट। परंतु इस कौशल का उपयोग करने के लिए उस कार्य का सिद्धांतिक ज्ञान और व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। भैया देखिए, अब आपके हाथ में छुरी पकड़ा दी और आपको कहा जाए कि ऑपरेशन कर दो, आपके पास वो कला ही नहीं है। आप मुन्ना भाई MBBS बन रहे हो और चाकू को एक मतलब मारने के तरीके से पकड़ के उस बॉडी को काट रहे हो, तो आपके पास जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो उसकी कमी है, तो आप संचालन नहीं कर सकते। तो कला होने के साथ आपके पास सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो संचालन संबंधित नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता यानी टैलेंट, सूझ, चातुर्य महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांतों का मात्र पुस्तक के ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। संचालन करने के लिए सिर्फ पुस्तक के ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। आपके अनुभव, आपकी सूझ, कुशलता से आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है और उचित संचालन करना पड़ता है। इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए टेक्निकल कला का भी उतनी ही आवश्यकता होती है। संचालन को अपनी व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता के लिए अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। संचालन कला के लिए टेक्निकल कला भी आपको आनी चाहिए कि किस प्रकार से संचालन करते वक्त अपनी कला में, कुशलता में परिवर्तन करके योग्यता के अनुसार आवश्यक आप परिवर्तन करके अच्छा संचालन कर सकते। तो इस प्रकार से संचालन एक कला है। आर्ट टीच वन टू डू, एक बार फिर से आ गए हमारे जॉर्ज आर टेरी। ये देखिए पूरे संचालन में जॉर्ज आर टेरी जैसे लोग आपको बार बार पिन मारने का काम करेंगे, बार बार आपको बताएंगे कि भैया हमने ये ढूंढ निकाला है तो ये पढ़ो, है ना। तो पढ़ना तो है। कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। जी ज़रूर, आपके पास कला है, आपको अच्छे से अच्छा जूता पॉलिश करना आता है, अच्छे से अच्छे कपड़े सीने आते हैं, अच्छे से अच्छा आप घास काट सकते हो, तो ये क्या है, आपकी कला है। और कला क्या, काम करना सिखाती है, पैसे कमाना सिखाती है। बस कला को ढूंढिए और उसे तराशिए। आगे बढ़ते हैं। संचालन मात्र विज्ञान नहीं है या मात्र कला नहीं है। संचालन विज्ञान और कला का सुंदर समन्वय है। क्या शब्द का उपयोग किया गया है, सुंदर समन्वय। संचालन क्या है, संचालन मात्र विज्ञान नहीं है, मात्र कला नहीं है, परंतु दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, सुंदर समन्वय है। दोनों को मिला के संचालन का है। इसलिए कहा जाता है कि संचालन की भौतिक शास्त्र जैसे शुद्ध विज्ञान है, शिल्प जैसी शुद्ध कला नहीं।
यानी संचालन एक भौतिक शास्त्र यानी कि कला और संचालन का समन्वय बन के कला और विज्ञान का समन्वय बन के संचालन बनता है। संचालन एक भौतिक शास्त्र जैसा शुद्ध विज्ञान है। इसमें शुद्ध सारी बातें आपको क्लियर कट पता होती है और किस प्रकार से संचालन करना है। जैसे शिल्प यानी कि पत्थरों को काट काट के बनाई गई कला के रूप में संचालन काम नहीं करता। अब चलिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा करेंगे। संचालन एक व्यवसाय है। संचालन एक व्यवसाय है यानी संचालन करके हम क्या पैसे कमा सकते हैं। व्यवसाय कब करते हैं? लाभ प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए तो बदले में समाज के पास से फीस ली जाती है। ऐसी प्रवृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय किसे कहते हैं? किसी भी आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट का आप उपयोग करते हो और लोगों को सेवा प्रदान करते हो, लोगों का काम करके दे रहे हो, तो वो व्यवसाय करके आप उनसे पैसे लेते हो, कुछ फीस लेते हो, तो वो आपकी कमाई है, लाभ है और उसे व्यवसाय कहते हैं। डॉक्टर क्या करता है भैया? इंजेक्शन देता है। पेशेंट्स को अपनी कला का प्रदर्शन करके आप अपने पास जो ज्ञान है उससे उनको ठीक करके उनके पास से पैसे लेता है। वकील क्या करता है? केस लड़ता है। चार्टेड अकाउंटेंट आपके अकाउंट संभालता है। इंजीनियर आपको घर बना के देता है। व्यवसायी व्यक्ति है। ये सारे के सारे क्या है? व्यवसायी व्यक्ति है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल है। व्यवसाय तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको बात बोलूँगा प्रोफेशन, तो आपको पता चलेगा कि व्यवसाय किसे कहते हैं। ये सारे के सारे प्रोफेशनल है यानी आप कोई प्रोफेशन करते हो उसे व्यवसाय कहते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात है, आप तो यही कहोगे। उपयुक्त व्यक्तियों का व्यवसाय ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें सामान्य रूप से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण आपको दिए गए हैं और उन्हें पढ़ना है और व्यवसाय में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्षण की बात करें। विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। जाहिर सी बात है, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता हो या मेरे हाथ में आप चाकू छुरी दे दो और बोल दो कि चलो भैया ऑपरेशन कर दो, तो हम तो फिर क्या करेंगे? आपको पता है कौन सी हाथ कहाँ जोड़ देंगे, कौन सा नल कहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार का ज्ञान व्यवसाय में आवश्यक है। व्यवसाय के प्रकार के अनुसार इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप वकील के लिए LLB यानी LLB करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई केस लड़ने भी नहीं देगा और आप वकालत नहीं कर सकते। डॉक्टर के लिए MBBS MD MS यह करना अनिवार्य होता है। और एक संचालन के लिए आपको अगर संचालक बन के व्यवसाय करना है, पैसे कमाने हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि प्राप्त करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा करियर है इसमें भी। आपको अगर संचालन में आगे बढ़ना है। सुंदर पिचाई की बात अगर मैं करूं तो CEO है। किसके CEO है? गूगल के CEO। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्या पढ़ के आए भैया? BBA और MBA पढ़ के आए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आए और संचालन कर रहे हैं। आगे बात करें तो ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ज्ञान में वृद्धि और संशोधन होते हैं। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हो तो आपके पास ज्ञान की कमी होती है और अनुभव की कमी होती है। परंतु जब आप काम बार बार करके कई लंबे समय तक वो काम करते आ रहे हो, तब आपके पास क्या होता है? प्रशिक्षण होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है। उससे आप कार्य को अधिक अच्छे से कर पाते हो यानी व्यवसाय उचित ढंग से कर पाते हो, व्यवसाय का संचालन अच्छी तरह से कर पाते हो। इस प्रकार व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव, प्रशिक्षण और ज्ञान में वृद्धि होती है। अगले मुद्दे की बात करें तो व्यवसायिक मंडल। विविध व्यवसाय के क्षेत्रों में जिस प्रकार मंडल होते हैं उसी प्रकार संचालन के क्षेत्रों में भी मंडल होते हैं जो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह सवाल काफ़ी बार देखने को मिला है कि IIM का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और हमारे गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद। सबसे मुख्य शाखा अहमदाबाद। यह IIM की सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है, सबसे मुख्य शाखा मानी जाती है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। यह संस्था संचालन के व्यवसाय का विकास करने का कार्य करती है। काफ़ी सारे मंडल होते हैं ना, जिसे अगर डॉक्टर बनना है तो भी
MBBS करना पड़ता है, MD बनना पड़ता है, MS करना पड़ता है। उसी प्रकार IIM एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको मैनेजमेंट में मास्टर बनाती है और काफ़ी अच्छा करियर भी है। आप ट्राई कर सकते हो, परंतु इसके लिए आपको अच्छे से पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12th पास करना पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट बनाना पड़ेगा। आचार संहिता का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल और व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सदस्यों का उसका पालन करना पड़ता है। आचार संहिता का क्या, यानी कुछ नियम कानून और आपके लिए बेनिफिट्स बनाए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, तो वो उसे कहते हैं आचार संहिता। और आचार संहिता का पालन करना व्यवसाय में अनिवार्य होता है। नैतिक दायित्व, आपका नैतिक दायित्व यानी भैया ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी ना। हर जगह बेईमान हो गए तो क्या कर लोगे, थोड़ी बहुत ईमानदारी, देश भी तो आगे बढ़ाना है। नैतिक दायित्व, व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने के कारण भी व्यवसाय व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए, यह आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप चार्टेड अकाउंटेंट के व्यवसाय में मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना। उपयुक्त लक्षणों को देखते हुए संचालन और व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका लाभ व्यक्ति, समाज और समग्र राष्ट्र को प्राप्त होता है। यानी नैतिक दायित्व से आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको ईमानदार रहना है, आपका काम ईमानदारी से करना है। अगर आप वकील हैं तो सही का साथ दीजिए, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट तो हिसाब सही से करिए, अगर आप एक संचालक है तो संचालन का कार्य सही से करिए और कंपनी को आगे बढ़ाइए। यह थे कुछ संचालन के स्वरूप, जिसमें संचालन का व्यवसाय है उसके हमने कुछ लक्षण की बात की। तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान में वृद्धि और संशोधन होता है। व्यावसायिक मंडल यहाँ पे होते हैं जो आपको शिक्षा देते हैं। आचार संहिता का पालन यानी नियमों का पालन करिए और नैतिक दायित्व यानी ईमानदार रहिए। तो यह था पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर के काफ़ी सारे मुद्दों की हमने आज चर्चा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने तो पहले ही कहा आपको, किताब के पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बस ईमानदारी से आपका काम करिए, नैतिक दायित्व निभाइए। तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और आशा है आपको समझ में आया। PDF आपको एज इट इज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और एक बात और बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिए कि आपको जो भी PDF मिल रही है उसका अलग से फ़ोल्डर बनाइए। यानी कि BA है, 12th है तो BA का अलग से फ़ोल्डर बनाइए, इको का अलग से फ़ोल्डर बनाइए। विश्वास रखिए जब आपकी एग्ज़ाम होगी ना तो राम बाण की तरह काम करेगा। आखिरी बार आपको उसको देखना है और सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यह था आज का लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।